शुरुआत लेकिन करते हैं नेपाल से, जहां पर राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हिंसा को लेकर नेपाल के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। आरपीपी के उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में लाया गया। नेपाल में मौजूदा हालात की शुरुआत 9 मार्च को हुई, जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए पहुंचे और नारे लगाए कि रॉयल पैलेस खाली करो, राजा आ रहे हैं। इसके बाद नेपाल में हिंसा शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नेपाल में राजशाही की व्यवस्था को बहाल किया जाए और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता अपनाने से देश की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान कमजोर हो रही है, ऐसा जो राजा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं। थोड़ा और विस्तार से आपको पूरा मामला समझाते हैं। नेपाल में बवाल क्यों हो रहा है। नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग उठी है। नेपाल में कई जगह पर इसको लेकर अब प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसक बवाल भी जारी है। राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़पें हो रही हैं। घरों को जलाया जा रहा है, वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है। लोगों ने कई जगह पर पथराव किया, दुकानों को लूट लिया गया। पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को अरेस्ट किया है, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना को भी कई जगह पर बुलाना पड़ गया है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का आक्रोश जो है वो इस वक्त चरम पर है। 2008 में राजशाही शासन खत्म हुआ था, तब से नेपाल में 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं। इन सरकारों से नेपाल के लोग हताश और निराश नजर आ रहे हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार, आर्थिक संघर्ष और अस्थिरता बनी हुई है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की बहाली की मांग अब उनके समर्थक कर रहे हैं। चलिए इस पर थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। हमारे साथ नेपाल से ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करके समझेंगे कि क्या हालात इस वक्त हो रहे हैं और किस तरीके से सरकार वहां पर चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नेपाल में जो अस्थिरता इस वक्त बनी हुई है उसका असर जो है वो कई जो नेपाल विरोधी ताकतें भी हैं, उसमें एक इंटरनेशनल जो एंगल है उसकी भी बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ों, भारत पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवराज हेमरे साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त हालात क्या हैं? अभी फ्राइडे जो रैली था, प्रो मोनार्की रैली, उसमें काफी फोर्स, स्टेट की तरफ से फोर्स यूज किया और वायलेंट क्लैश था। उसके बाद 110 लोग अभी अरेस्ट हैं, लेकिन उसका इको पार्लियामेंट में सुनाई दे रहा है। आज रूलिंग पार्टी की तरफ से, रूलिंग कोएलिशन की तरफ से कहा गया कि फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह को अरेस्ट करना चाहिए और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि उनके सिटीजन्स को एनल करना चाहिए। लेकिन उसमें काफी एक एंगर बढ़ गया है। जो प्रो मोनार्की ग्रुप्स हैं या फोर्सेज हैं, उनका स्ट्रेंथ और एक्टिविटीज बढ़ रहा है। इसलिए अभी भी एक बहुत ही जबरदस्त क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में है। कितना इंटेलिजेंटली और सेंसिबिलिटी के साथ गवर्नमेंट फोर्सेस इस सिचुएशन में हैंडल करेगा, वो देखना पड़ेगा। और लेकिन ये दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म काफी बढ़ रहा है, क्योंकि उसने एक्सेसिव वायलेंस यूज किया, गोली भी चलाई उस दिन। उसका अभी छानबीन का ये हो रहा है। और दूसरा, ये जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, रैली है, उसको केपी ओली गवर्नमेंट और जो कांग्रेस के साथ कोएलिशन में है, वो एक क्रिमिनल एक्ट की तरह देख रहा है। आज मतलब ट्रीट कर रहा है। आज जो नेता लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, उनको हैंडकफ में ले जाया गया था वहाँ। इसलिए काफी रोष है नेपाल में, सिचुएशन बहुत टेंस है। जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा सर, जैसे आपने बताया कि पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन
जिस तरीके के से समर्थन ये वापस अब दिख रहा है, इसको क्या माना जाए कि लोग जो सरकार हैं अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है 2008 से लेकर अब तक, उससे इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से और उनको लगता है कि राजशाही बेहतर होगी। क्या ये एक बड़ा सेंटिमेंट है या एक बहुत छोटा तबका इस तरह की बात कह रहा है? नहीं, ये बड़ा सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें है कि डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस आपने कहा, लोकशाही लोकशाही एक सिस्टम 2008 के बाद, मोनार्की के एग्जिट के बाद इन लोगों ने बोला कि हम लोकशाही या डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कभी लीडर्स का सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश किया है, उनको कानून से ऊपर का हैसियत इन लोगों ने ले लिया है। करप्शन में इम्यूनिटी, सब चीज़ में इम्यूनिटी है। दूसरा, नेपाल के कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अकाउंटेबल बनने की कोशिश नहीं किया उन लोगों ने। थर्ड, नेपाल में करप्शन बहुत ही जबरदस्त, ट्रांसपेरेंटली करप्शन प्रैक्टिस कर रहे नेता लोग, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कंस्टिट्यूट कर रहे। हालांकि पार्लियामेंट में और मीडिया में सभी नेता के खिलाफ जो भी करप्शन चार्जेस है उसकी डिटेल्स के साथ पब्लिक हो गए हैं। चौथा ये भी है कि ये केवल ये पॉलिटिकल पार्टीज के फेलियर से, इस गवर्नेंस के फेलियर से लोगों में एक निराशा आ गया है। उन लोगों को लगा है कि शायद किंग ही इनका बेटर ऑल्टरनेटिव। हालांकि वो लोग ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि कोई रेनिंग किंग, वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चाहते हैं जी। जो एक गार्डियन बने और वो वार्न करें गवर्नमेंट को। इसके साथ ये भी है कि नेपाल किंग ज्ञानेंद्र ने भी सर्टेन डिग्री ऑफ पॉपुलैरिटी अपने आप में गेन भी किया, क्योंकि डिथ्रोन होने के बाद भी उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। इसलिए नेपाल के लोगों में एक तरह का आस्था रहा कि हाँ, ये आदमी नेपाल के लिए ही है, और कहीं ऐसा नहीं होता है कि डिथ्रोन किंग उस जगह से उस मुल्क में रहे। जी, मैं अंत में आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा सर, इसका आप अभी जो है वो अगर बात करें, क्या इसका कोई आप व्यापक असर देखते हैं? क्या आप इस पे देख रहे हैं कि इसमें भूमिका कुछ बाकी जो विदेश से या भारत की भी कुछ भूमिका है? क्या आप इसका असर देखते हैं भारत नेपाल रिश्तों पर भी, जिस तरीके का ये मूवमेंट चल रहा है? एक भारत का, मुझे ये लगता है कि भारत ने जब जब 2006 5-6 में माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रहा था नेपाल में, उस पर जब भारत ने हस्तक्षेप किया ये कहकर कि नेपाल में वायलेंस होगा तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, एक तरह से माओइस्ट को नेपाल के पॉलिटिक्स ऑफ पावर के सेंटर स्टेज में लाने में भारत का भूमिका है, जिसको उस समय के फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी या उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी सैम सरन, इन लोगों ने कंफर्म किया, पब्लिकली बोला इसके बारे में। इसलिए मतलब एक तरह का वो जो अपने एलाइज है उनको वार्न करना, मेरे ख्याल से एक गुड फेथ में मान लीजिए गुड फेथ में ही माओइस्ट के साथ का कोलैबोरेशन ठीक नहीं रहा, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया था वो नहीं हुआ। इसलिए वो लिबर्टी या मिनिमम ड्यूटी भारत के पास है, लेकिन नेपाल में एक्सपेक्ट ये नहीं किया जा रहा है कि भारत यहाँ इंटरफेयर करके पॉलिटिकल चेंज लाए, क्योंकि पहले हुआ। इसके कारण काफी रोष है भारत पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को दर्शकों तक रखने के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान में, क्योंकि नेपाल में जो हो रहा है उस पर बड़ी पैनी नज़र भारत की भी रहेगी।